नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 17वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस प्रथा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये प्रथा भारत के अंदर लगभग हर उस व्यक्ति को किसी न किसी रीति प्रभावित करती है जिसने कभी ना कभी विवाह किया है। और न केवल ये प्रथा विवाहित दंपत्ति को इम्पैक्ट करती है या प्रभावित करती है, बल्कि उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जीवन के ऊपर भी इस प्रथा का एक बहुत गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों, जिस प्रथा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है दहेज प्रथा, जिसको डाउरी बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भले हम करते हों या काउंसलिंग्स हम करते हों या हम हीलिंग करते हों, हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है इसके अंदर जो मेजॉरिटी हमारा जो काम होता है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ को सॉल्व करने का होता है। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर हम जो लोग हैं वह इसी बीमारी से ग्रसित होते हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की खटास आ जाती है। हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि मुश्किल परिस्थितियों को हमारे जीवन के अंदर जन्म दे रहे होते हैं और उनको मैनेज करना हमारे जीवन के अंदर बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लाइफ बहुत टॉक्सिक हो रही होती है। दोस्तों, हमारे लाइन ऑफ वर्क के अंदर हमने ऐसा देखा है कि ये जो दहेज की जो प्रथा है और दहेज की एक प्रथा से उत्पन्न और कई ईवल्स हैं जो कि हमारे समाज को, हमारे जीवन को खोखला कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और न केवल पति पत्नी के रिश्ते को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन आप कोई भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उठा करके देख लीजिए, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, चाहे सास और दामाद का रिश्ता हो, ससुर दामाद का रिश्ता हो, भाभी ननंद का रिश्ता हो, या दो बहनों का आपस में रिश्ता हो, दो भाइयों का आपस में रिश्ता हो, इन सभी रिश्तों को जो इम्पैक्ट करती है एक चीज़, उसकी कोर में हमने दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा देखा है। अब दोस्तों, कोई भी अगर चीज़ किसी के जीवन को या हमारे समाज को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि उसको अंदर तक समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार से ये हमारे समाज को जो है डिसरप्ट कर रही है, फैमिलीज़ को डिसरप्ट कर रही है, फैमिलीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर दहेज प्रथा को अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों ये प्रथा शुरू हुई और आज का जो हमारा समाज है उसके अंदर क्या इस प्रथा का कोई रेलेवेंस है या नहीं है। दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी एक चीज़ को जो कि किसी समय के अंदर रेलेवेंट हुआ करती थी, किसी समय के अंदर बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसको कर्मकांड के रूप में आगे तक फॉलो करते रहते हैं। लेकिन हम सबको यह समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्यारे दोस्तों कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा स्थिर है। इंसान को ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो समय है वो बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जीवन के जो डायमेंशन है, जो आयाम हैं, वे बदलते रहते हैं। इसकी वजह से जिन हम कस्टम्स के अंदर हम फंसे हुए होते हैं कर्मकांड के रूप में कि ये हमारा धर्म है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि किसी समय में वो धर्म रहा होता है, लेकिन आज की व्यवस्था अगर देखे जाए तो आज वो धर्म नहीं है, आज वो अधर्म हो चुका है। और क्योंकि हम चेंज को लेकर के, चेंज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अच्छे नहीं होते हैं, रूढ़िवादी रहते हैं, मतलब यानी कि एक जो सोचती उसी पे ही चलना है, चाहे आसपास की सारी परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हों। इसकी वजह से जीवन के अंदर घुटन पैदा होती है। इसकी वजह से एक दूसरे के साथ हमारे वाद विवाद पैदा होते हैं, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट हमारे आज के जीवन के अंदर हो। तो दोस्तों, ये जो दहेज प्रथा है इसका क्या अर्थ है और आज के हमारे जीवन के अंदर क्या ये आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, और अगर रेलेवेंट है तो किस फॉर्मेट के अंदर इसको रेलेवेंट होना चाहिए कि ये हमारे को वरदान के रूप में ही हमारे जीवन के अंदर रहे, हमारे को अभिशापित ना करे, हमारे जीवन को नष्ट ना करे। तो हम उस चीज़ के ऊपर एक बहुत ही डिटेल के अंदर आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं।
तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो दहेज है, दहेज दिया क्यों जाता है, ये जो प्रथा है ये शुरू कहाँ से हुई। देखिए, किसी भी माता पिता के जितनी भी उनकी संतानें होती हैं, 3 हों, 4 हों, 5 हों, उसमें कोई भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, 4 बच्चे हैं तो 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है 3 बेटे हैं, या 3 बेटियां हैं 1 बेटा है, तो जो माता पिता की जितनी भी संपत्ति होती है, जो भी धन संपदा वो अपने जीवन के अंदर एकत्रित करते हैं, माता पिता के पूरा हो जाने के बाद, यानी कि जब वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद उनके जितने भी बच्चे हैं उन सभी का, उनकी जो संपत्ति है उसके ऊपर बराबर का अधिकार होता है। यह कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से यही ही बात रही है कि सभी जितने बच्चे होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उन सभी का अपने माता पिता की जो संपत्ति होती है उसके ऊपर बराबर का अधिकार होता है। अभी दहेज प्रथा जिस जमाने से चली आ रही है, उस जमाने के अंदर कुछ चैलेंजेस हुआ करते थे, कुछ समस्याएं होती थी, और वो समस्याएं थी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। यानी कि एक बार अगर कोई माता पिता है, अच्छा ये वाली बात तो अब एस्टैब्लिश्ड है कि अगर बच्ची का विवाह होगा, किसी माँ की किसी पिता की बेटिया है, बेटिया का विवाह होगा, तो वह अपना जो मायका परिवार होता है इसको छोड़ करके अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए चली जाती है। उनके साथ अपना जीवन आगे का नहीं बिताती, अपना आगे का जो जीवन है एक नए परिवार के अंदर बिताती है। यानी कि पिछले परिवार से उनका जो जीवन है वो खत्म हुआ और एक नए परिवार के अंदर अब जाकर के उनको एडजस्ट होना है, वहां पे अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाना है, वो ही उनका असली परिवार जो है उसको कंसिडर किया जाता है। अब जो माता पिता है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक बार बिटिया को ब्याह दिया तो उसके बाद पता नहीं 10 साल में बिटिया का चेहरा देखने को मिले, 15 साल में देखने को मिले, या 20 साल में देखने को मिले। बिटिया को 5 गांव आगे भी अगर ब्याह देंगे ना तो भी इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, इतनी बसें, ट्रेनें, मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स, ये सब नहीं होता था कि आसानी से आप जाकर के आप पता ले लो कि बेटी के घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, ठीक है। फोन नहीं होते थे, तो ये भी नहीं कि फोन करके आप हालचाल ले लो, है ना। पत्र जो लिखने का जो चलन हुआ वो भी अभी कुछ 100 वर्ष पहले शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले पत्र लिखने की भी व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो आपने अपनी बेटी को अगर ब्याह दिया तो एक प्रकार से आपके परिवार से उनका पार्ट खत्म हो रहा है। तो क्या किया जाता था कि बेटी का जो भी हिस्सा बनता है, पिता है, पिता की जितनी भी जमीन जायदाद है उसके अंदर से, उसके 5 बच्चे हैं तो 5वां जो हिस्सा बनता है, या माता पिता का अपना हिस्सा, जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से जो उनको लगता है कि बिटिया का जो मेरा हिस्सा है, उसको बिटिया के विवाह के समय ही जो है अपनी संपत्ति में से निकाल करके उसको दे दिया जाता है। एक प्रकार से उसके पति को दे दिया जाता है कि भैया हमारे यहां से हमारी बेटी का जो हिस्सा था वो तुम्हारे को दिया, तुम्हारे परिवार के अंदर अब वो जाकर के मिल गया है। और ताकि ये जो भी अमाउंट वो अपनी बेटी के लिए निकाले, उस अमाउंट से जो बेटी है वो अपने नए घर परिवार के अंदर जाकर के अपना जो जीवन है बसा सके, उससे उसको सहयोग मिले कि वो खाली हाथ ना जाए, कुछ उसके पास हो, कुछ उसका अपना भी हो। तो इसको बोला जाता है दहेज, कि बेटी का हिस्सा उसकी शादी के समय उसको दे देना। माता पिता अपनी मृत्यु का वेट नहीं करेंगे, बिटिया घर से गई तो उसी समय बिटिया का हिस्सा जो है दे करके जो है उसको आगे भेज दिया। अच्छा दोस्तों, इसी प्रथा का एक एक्सटेंशन है, ये कस्टम है जो कि बहुत सारे हिंदू फैमिलीज के अंदर देखा जाता है और भी रिलीजियस में देखा जाता है, भारतवर्ष के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि बेटी का विवाह हो गया तो उसके बाद अगर माता पिता की जो अगर मृत्यु होती है तो उसमें फिर जो शेयर होता है वो भाइयों का होता है ना। ये लीगल टर्म्स में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम आगे चल करके बात करेंगे कि कानून की व्यवस्था है और कानून की व्यवस्था भी क्यों देख करके क्या कानून के रूल्स क्यों अलग होते हैं। तो जो माता पिता के गुजर जाने के बाद जो भी हिस्सा होगा माता पिता की धन संपदा का, वो बेटों को बिलोंग करता है, ठीक है। और तो बेटियों का सिस्टम कुछ इस प्रकार से कि एक तो उनको दान दहेज दे दिया, उसके बाद कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई कम्युनिटीज के अंदर निभाई जाती है कि जो बहन है उसका पूरा जो खर्चा है वो भाई वगैरह ही उठाएंगे। उसका पूरा लॉजिक यही है कि जो धन संपदा है माता पिता के जाने के बाद वो भाइयों के पास आती है। तो धन संपदा का एक हिस्सा बिटिया को दहेज के रूप में दे दिया और बाकी थोड़ा बहुत
धीरे धीरे करके जो भाई हैं या जो पिता है वो अपनी बेटी को जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो अभी क्या है कि एक प्रकार से जिस समय ये प्रथा स्टार्ट हुई तो उस समय क्या था कि बिटिया को ये जो दे करके वो बेचते ना कि हमारी बेटी अच्छे से रज बस जाएगी, तो पुराने समय में जब ये कल्चर स्टार्ट हुआ था तो ये वरदान के रूप में स्टार्ट हुआ था कि हमारी बेटी जाए तो खाली हाथ ना जाए, माता पिता के घर से वरदान के रूप में ये धन संपदा का हिस्सा अपने साथ लेकर के जाए और उसकी मदद से अपना घर बसाए। तो जब शुरू हुआ ये कल्चर तो वरदान के रूप में शुरू हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार से जो एक प्रकार का वरदान हुआ करता था उसको हमारे समाज ने एक अभिशाप के रूप में परिवर्तित कर दिया, एक श्राप बना करके रख दिया। दोस्तों इसके पीछे जो कारण है वो संस्कार हैं, लोगों के जो संस्कार हैं और संस्कारों के अंदर परिवर्तन होना और मुख्यतः संस्कारों के अंदर भिखारीपन आ जाना। दोस्तों इसको इस प्रकार से समझते हैं, दो प्रकार के संस्कारों वाले परिवार होते हैं। मतलब मेजॉरिटी हर परिवार के अंदर कोई समर्थी हो सकता है, कोई भिखारीपन के संस्कार वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मुख्यतः परिवार में कौन सी एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है? तो एक होते हैं समर्थ होने के संस्कार, एक होते हैं भिखारीपन के संस्कार। दोस्तों जिन लोगों के परिवार के अंदर समर्थ होने वाला एटीट्यूड होता है, समर्थीपन के संस्कार होते हैं, वहां पर एटीट्यूड कुछ इस प्रकार का होता है कि भाई हमारे को अगर कोई बिटिया हमारे घर के अंदर आ रही है, हमारे को किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे परिवार जब भी किसी नए परिवार के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो वहाँ पर रिश्ता जोड़ने के लिए देखा जाता है किन चीज़ों को देखा जाता है, रिश्ते को जोड़ा जाता है गुणों के बेसिस पे कि गुण कैसे हैं। रिश्ता जोड़ा जाता है विचारधारा के बेसिस पे कि हमारे परिवार का जो विचार है और सामने वाला जो परिवार है उनकी जो विचारधारा है वो आपस में कितनी मैच करती है, हमारे संस्कार आपस में कितना मैच करते हैं, इन चीजों को जज किया जाता है। अच्छा, केवल कन्या के और जो पुत्र होता है, बालक के और कन्या के संस्कारों को आपस में नहीं मिलाया जाता, परिवारों के संस्कारों को आपस में मिलाया जाता है। क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा देखा जाता है कि विवाह केवल एक कन्या और एक पुरुष का नहीं होता है ना, कन्या और बालक का नहीं होता है, पुरुष और महिला का नहीं होता है। विवाह जो है वो दो परिवारों का होता है। तो जिन परिवारों के अंदर समर्थ होने के संस्कार होते हैं वे हमेशा सामने वाले परिवार के अंदर स्टेटस नहीं ढूंढेंगे, कितने अमीर हैं नहीं ढूंढेंगे, कितनी गाड़ियां हैं नहीं ढूंढेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा कितनी मैच करती है, हमारी वैल्यूज आपस में कितनी मैच करती है। क्योंकि जो उनका कोर जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ये होता है कि हम रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारे को ये देखना परखना है कि हम रिश्ता निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो पूरा जो फोकस होता है वो रिश्ता निभाने के ऊपर होता है। तो इसीलिए पैसे की वैल्यू कम होती है। ठीक है, पैसा तो देखिए विवाह होता है तो दोनों तरफ से लगता ही है ना। और माता पिता को आप कितना मना कर दो वो कुछ ना कुछ अपनी बिटिया अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लेकर के भी आती है। ठीक है, लेकिन उन ऐसे परिवारों के अंदर ये जो चीज होती है वो फोकस नहीं होता कि वो क्या लेकर के आएगी। उनको ये होता है कि भाई हमारे यहाँ पे है, नहीं भी है तो यहाँ पे बच्चे बना लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, ले आएंगे, हमारे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये देखते हैं कि हमारा जो है व्यवहार, आचार विचार एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि पूरा ओवरऑल बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना है। अब ऐसे केस के अंदर अगर कोई बिटिया अपने माता पिता के घर से कोई दान दहेज लेकर के आ भी जाती है, मान लो अगर की कुछ आइटम्स लेकर के आ गई या वो अपने लिए कुछ वो चाहती है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि उसको कुछ कैश दे, गाड़ी दे, अगर कुछ आ भी जाता है तो जहां पर परिवार को समर्थीपन के संस्कार वाला परिवार होता है तो वहां पे जो बिटिया है अगर वो ऐसा कुछ लेकर के भी आएगी तो भी उसका जो दान दहेज होता है वो वरदान के रूप में ही जो बिटिया है उसकी मदद करता है। उनके जो परिवार है उसके अंदर थोड़ा बहुत नई चीजें आ जाती हैं, थोड़ा है ना, अपनी बिटिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हाई करने के अंदर जो है थोड़ी मदद करता है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पे लोगों के संस्कार समर्थीपन के संस्कार हो वहां पर तो दान दहेज जो है वो वरदान के रूप में ही रहता है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है भिखारीपन के संस्कार वाले लोगों की,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पर उनका संस्कार क्या है, पूरी तरह से भिखारीपन का। तो भिखारीपन के संस्कार वालों का जो बेसिक लॉजिक होता है, जो उनका नेचर होता है, वो हर चीज के अंदर, केवल दहेज नहीं, अपने जीवन के अंदर ऐसे लोग हर चीज के अंदर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ जाए, ज्यादा से ज्यादा। उसका वो करेंगे क्या उनको नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा मैं घर बना लूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जमीन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास दीवारें हो चाटने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं, केवल एक कन्या जो ब्याह करके उनके घर में आ रही है, केवल उसको तंग नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों का आपस में भी डिस्प्यूट रहेगा, भाइयों का भाइयों के बीच में डिस्प्यूट रहेगा, चाचे ताए से हमेशा डिस्प्यूट रहेगा, है ना। एक दूसरे को मारकाट मची रहेगी, हमेशा एक दूसरे के बारे में जहर उगलेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर भिखारीपन के संस्कार आ जाते हैं ना, कोट भिखारीपन के जहां पे संस्कार आ जाते हैं, वहां पर रिश्तों की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम होती है। वैल्यू होती है केवल एक ही चीज की, और वो होती है चीजें, मटीरियलिस्टिक चीजें। टीवी बड़ा होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए हमारे पास, चाहे गाड़ी बड़ी हो चाहे गाड़ी छोटी हो, 4 पहिए पे चलती है, पेट्रोल डीजल उसके अंदर डलता है, आपको एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। लेकिन यहां पर वो दिमाग में जब चढ़ी होती है चीज की, पड़ोसी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी चाहिए हमारे को। तो ये जो ओवरऑल जो अप्रोच होती है, जो ओवरऑल सोच होती है, ये बर्बादी के नेचर वाली अप्रोच होती है, भिखारीपन के संस्कार होते हैं। तो ऐसे परिवारों के अंदर जब इस प्रकार के लोग कन्या को देखने के लिए जाते हैं, तो एक्चुअली में उनको कन्या के गुणों से कोई मतलब नहीं है। वो देखते हैं 2 चीजें। पहली चीज ये कि घर के अंदर कितनी ज्यादा संपदा इनके घर के अंदर सम्मिलित हो जाएगी, वहां से कितनी संपदा इनके घर के अंदर आ जाएगी। और दूसरी, लड़की दिखने में सुंदर होनी चाहिए, गोरी चिट्टी होनी चाहिए, लंबी ऊंची होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनको अपने परिवार के अंदर हर चीज के अंदर ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है। ट्रॉफी वाइफ एक ऐसी कन्या जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, उसको सब जगह चारों दिशाओं में वो दिखा सकें, ये देखो ये देखो ये देखो, दिखने में ऐश्वर्या राय, और घर के अंदर काम करने के अंदर फुल टाइम नौकरानी, ये उनको चाहिए होता है। तो हर चीज, जितना ज्यादा भिखारीपन का संस्कार होता है, उतना ज्यादा जो लोग होते हैं वो मतलबी हो जाते हैं। ऐसे परिवारों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि कई बार क्या है, बेटा और माँ होते हैं, वो एक टीम में होते हैं, बट आप उनको देखोगे तो दोनों एक तरह के ही होते हैं, है ना। या और परिवार के जितने लोग भी मिलकर के इस प्रकार के संस्कार वाले होंगे, एक जैसे से होंगे। मतलब छोटी सोच, दूसरों से छीनना, और इन्हीं सब चीजों के अंदर उनका ध्यान होगा, इधर उधर की बातें करना, इसी प्रकार। तो कहने का भाव यह है, लालच बहुत ज्यादा प्रचंड होता है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। तो ऐसे लोगों के परिवार के अंदर जब विवाह होता है ना, तो ऐसे लोगों की सोच होती ही नहीं है कि ये जो लड़की, ये जो कन्या हमारे परिवार के अंदर आने वाली है, उससे उनको कोई रिश्ता निभाना है या उसके परिवार वालों से कोई रिश्ता निभाना है। उनकी सोच केवल पैसे के आसपास घूमती रहती है, चीजों के आसपास घूमती रहती है, और देख दिखावा इसी के अंदर वो होती रहती है। तो ऐसे परिवारों के अंदर ना ये, अच्छा, ऐसे लोग, इस तरह के जो नेचर के लोग होते हैं ना, वो खुद भी खुश नहीं रहते ना, वो खुद खुश रहते हैं जिंदगी भर, हमेशा चिड़चिड़ और परेशान करते रहेंगे, अपने आप को भी, एक दूसरे को भी, और परिवार में जिस सदस्य को लेकर के आते हैं उसको भी जो है ये लोग हमेशा परेशान ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ इससे मतलब है, किसी से रिश्ता निभाने की सोच होती ही नहीं है। तो इसीलिए वो ह्यूमन तो समझते ही नहीं है। अगर लड़की ऐसे परिवार में जाती है ना, उसको इंसान नहीं समझते, ठीक है। तो अच्छा, और ये क्या है कि इसी प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार की बात को हवा देते हैं कि भैया ये तो धर्म होता है, दान धर्म होता है। अगर कोई पिता अपनी बेटी का विवाह ना कर पाए और दहेज ना दे पाए तो वो नरक के अंदर चला जाता है, यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है। इस प्रकार की फालतू बातें जो होती हैं, केवल और केवल लालच से ग्रसित और पीड़ित मरीज, यानी कि एक प्रकार के मनुष्य योनि के अंदर तो जन्म ले रखा है, शरीर मनुष्य का है, लेकिन हरकतें जिनकी गटर के कीड़ों जैसी होती है ना, है ना। तो क्षमा चाहेंगे ये शब्दावली यूज़ करने के लिए, लेकिन हम इतनी गंदगी देखते हैं जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, ऐसी बुराइयां देखते हैं समाज की। उसके लिए कह रहे हैं कि वाकई में भिखारीपन के संस्कार जहां जहां होंगे, हम सबको ये चेकिंग करने की जरूरत है। हमारे अंदर भी हो सकता है कि कहीं किस चीज़ के अंदर हमारे अंदर भिखारीपन के संस्कार हों। इंसान को भिखारीपन के संस्कार त्यागने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
जैसे क्या होता है कि अगर किसी को दान धर्म करना होता है ना, दान धर्म करने के लिए जेब में कितना पैसा है वो चीज़ नहीं होती है। ऐसे लोग होते हैं जेब में लाखों करोड़ों रुपया होगा, लेकिन 10 रुपये दान अगर करना पड़ जाए, किसी अच्छे काम में निकल जाए, तो उनके घुटने कांप जाते हैं कि है मेरा 10 रुपया चला जाएगा, 10 रुपये, ऐसे हो जाता है। और बहुत लोग होते हैं कमाएंगे 20 रुपये ही, लेकिन वो किसी की स्वास्थ्य के लिए, किसी जीव जंतु के लिए, प्रकृति के लिए, है ना, कोई भला का काम करने के लिए 20 रुपये कमाएगा, 10 रुपये दान के अंदर कर देगा कि चल कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। तो ये कहने का भाव ये है कि जो दहेज की प्रथा को अभिशाप बनाते हैं, अभिशाप बनाने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने बुरा हाल कर दिया है समाज का, वे यही भिखारीपन के संस्कार वाली जो आत्माएं होती है, भिखारीपन के संस्कार वाले जो लोग होते हैं, यही इस चीज़ को जो है एक प्रकार से मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो रिश्ता निभाना नहीं है, वो केवल पैसा है, पैसा खींचना है। और ऐसे लोगों को का जो लालच होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, कितना भी मिल जाए उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितने बहनों के हम सेशंस ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि भैया पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मेरे पति ने मुझे कुछ खरीद के नहीं दिया, क्योंकि उनकी सोच यही है कि अपने बाप से लेकर के आ, तेरे भाई करेंगे, तेरा बाप करेगा, मैं क्यों करूं, मतलब ये। तो इसको बोलते हैं भिखारीपन के संस्कार, कि मैं क्यों खर्च करूं, मैं क्यों खर्च करूं। ये होता है कि जैसे अपनी छाती पे लेकर के जाएंगे पैसे को, पैसा साथ में नहीं जाता जी, है ना। तो अपने परिवार के अंदर खुशी होनी चाहिए, सभी परिवार के सदस्य खुशहाल होने चाहिए। और ये एक होती है गरीबी की, भाई उतनी इनकम नहीं है, हम कभी एक ये होता है, एक होता है संस्कार भिखारीपन का, जितना मर्जी आ जाए कम पड़ता है, उसको छाती से लगा करके रखने की आदत होती है। तो इस प्रकार का जो संस्कार है, यही जो दहेज का जो एक वरदान हुआ करता था, उसको अभिशाप बनाता है, क्योंकि उनकी दहेज की जो इच्छा है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कभी पूरी नहीं होती, खत्म होती है, वो परेशान करते ही रहते हैं बच्चों को। अच्छा दोस्तों, एक डिस्क्लेमर हम देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि इस तरह की सिचुएशन केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो कन्याएं होती हैं, लड़की के जो परिवार वाले हैं, वही ही ऐसी प्रकार की सिचुएशन से ग्रसित होते हैं। हमने अपने करियर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिसके अंदर जो लड़के हैं, उनके परिवार में ऐसी कन्याएं आती हैं, या ऐसे परिवारों से कन्याएं आती हैं जो कि केवल उनकी धन संपदा को लूटने की भावना से वहां पर आती हैं, आते ही झगड़े करती हैं, घर के अंदर कलेश करती हैं, वो लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हो, है ना, मुश्किल परिस्थितियां पैदा करती हैं, 6 महीना रहती हैं, तलाक लेकर के एलिमनी क्लेम करती हैं कि भैया मैं तेरी बीवी थे तो तेरी आधी जायदाद मेरी हो जाए। तो ये भिखारीपन के संस्कार, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों के घर में लड़के पैदा होते हैं, या जो लड़के वाले होते हैं, जिनके घर में दहेज जाता है, केवल वही लोग इस प्रकार के संस्कार वाले होते हैं। ये जो है कन्या और कन्या के परिवार वाले भी ऐसे होते हैं, जो लड़के वालों के परिवार वालों को एक प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि विशेषकर हमने दहेज प्रथा के बारे में बात किया, और समाज की व्यवस्था इसी प्रकार की है कि दहेज कन्या लेकर के जाती है। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, एक बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से जो महिलाओं का समाज है वो एक बहुत लंबे समय से प्रताड़ित होता आ रहा है। इसीलिए विशेषकर यहां पर इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि यहां से कन्या के ऊपर मुसीबत आई और कन्या ने इसकी वजह से मुसीबतें सही, इस वजह से इस लाइंस के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से हम खुल करके बात बोलना चाहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक कन्या ही इस कारण से प्रताड़ित हो कि सामने वाले लोगों के अंदर भिखारीपन के संस्कार है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कन्या के परिवार वाले जो होते हैं उनमें भिखारीपन के संस्कार होते हैं, और लड़के वालों को जो है बहुत ज्यादा परेशानियां उससे झेलनी पड़ती है। अच्छा, अब बात यह है दोस्तों कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम भिखारीपन के संस्कार की, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो समय चल रहा है, जो घोर कलयुग का समय चल रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसके अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो भिखारीपन के संस्कार से ही ग्रसित हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, अब जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एक परिवार समर्थ वाले हैं, एक परिवार वाले भिखारीपन वाले संस्कार वाले परिवार है। अभी जब एक कन्या को ब्याहने का प्रयास किया जाता है किसी परिवार के अंदर, तो सामने वाला परिवार तो सारी चीजें अच्छी दिखाता है। कितनी बार तो क्या होता है, सारे हजारों झूठ बोल करके शादी कर ली जाती है कि हमारे पास ये भी है, वो भी है, कोई बात नहीं, जो हमारा लड़का है वो ये है, वो है। इस प्रकार से जो है वो करके वो किया जाता है। तो अब इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए क्या है कि पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सामने वाले जो लोग हैं वो भिखारीपन के संस्कार वाले हैं या समर्थपन के संस्कार वाले हैं।
अच्छा दोस्तों, एक और बहुत ही विशेष चीज हमें बात बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि कन्याएं दहेज की वजह से प्रताड़ित हो क्यों रही हैं। इसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जो रोल है, वह कन्या के माता पिता प्ले करते हैं। हम कहते हैं सबसे बड़े जो कल्प्रिट हैं वो बेटी के ससुराल वाले नहीं हैं, क्योंकि सामने से उन्होंने तो समाज में बोल दिया कि भैया हमारी तो व्यवस्था यही है, हमारे को तो चाहिए दहेज, हमारे में तो लेते हैं, हमारे में तो लेते हैं। वो लोग तो चौड़े में बोल रहे हैं हमारे में तो लेते हैं। लेकिन ये जो बेटी देने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके परिवार के अंदर क्या है कि बचपन से ही एक सोच के साथ जो है, जो बेटियां उनको बड़ा किया जाता है कि बेटियां जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, भाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमेशा ये सोच रखी जाती है कि आगे जाकर के भी उसको डिपेंडेंट होना है, तो एक ऐसे परिवार के अंदर डिपेंडेंट कराओ अपनी बेटी को जो परिवार समर्थ हो। और अब यहां पे बात करते हैं कि समर्थीपन के संस्कार होना और फाइनेंशियली समर्थ होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो जब भी किसी बेटी को ब्याहने के बारे में सामने वाला परिवार देखा जाता है तो लड़की वाले भी क्या देखते हैं। जैसे लड़के वाले देखते हैं कि कितना दहेज आएगा, तो लड़की वाले क्या देखते हैं, लड़की वाले देखते हैं कि लड़के की नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है। प्राइवेट नौकरी है तो कितना पैकेज है उस लड़के का, अच्छा लड़के के पास कितनी जायदाद है, लड़के के पास कितना घर है, लड़के के पास कितना बड़ा घर है, ठीक है, लड़का कितना कमाता है। अच्छा, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं इनसे लड़की वाले जो है बाहर नहीं आ पाते। बेसिक क्राइटेरिया यही है। जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स भी, ऑनलाइन जो ये मैरिज पोर्टल्स भी होते हैं, वहां पे भी जब लड़के को फिल्टर करते हैं तो पहले पैकेज के हिसाब से फिल्टर करते हैं कि इतने पैकेज वाला लड़का हमारे को चाहिए। 12 लाख का पैकेज होगा वो लड़का हमारे को चाहिए, 18 लाख का पैकेज होगा वो लड़का हमारे को चाहिए। तो जिन्होंने बेटी देनी है, जब उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट है, तो आगे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने सही बुद्धि वाले या सद्बुद्धि वाले लोग आपको मिलेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप जो सामने वाला परिवार है उसकी आर्थिक सक्षमता को जज ना करो, नहीं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो मेन, आप जैसे उनका मेन क्राइटेरिया ये है ना कि लड़की जाए भाड़ में, हमारे को ये दान दहेज कितना आएगा, वैसे ही लड़की वालों का भी यही होता है कि सब लोग जाएं दहेज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखना है कि लड़के का पैकेज कितना है। देखिए, लड़का पैसा कमाता कितना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लड़के का नेचर कितना है, वो ख्याल रखने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। क्या वो आपको इतना मेंटली स्टेबल नज़र आ रहा है, क्या लड़का समझदार नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। समझदार है नहीं है, इस चीज़ को कम जज किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन जब अच्छा पैकेज वाला लड़का दिख रहा हो, अच्छी पोजीशन वाला लड़का दिख रहा हो, तो ये जो समझ है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। हमने ये जब ये एग्जाम्पल सुना था, जिस बहन के मुख से सुना था, हमारे को बहुत दुख हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि एक अभी क्या करता है वो भाई, वो हम नहीं बताएंगे, खाम का देश का नाम बीच में आता है, इतना बड़ा अफसर है। तो कहते हैं बहुत बड़े अफसर से एक बहन की शादी हुई थी, बहुत हाई रैंकिंग, कौन सी यूनिट का, किस डिवीजन का, क्या है नहीं बोलेंगे जानबूझ करके। तो वो कहती हैं कि उसकी ना पोजीशन देख करके मेरे जो पिताजी है ना वो हो गए थे, दंग हो गए थे कि हाँ ये पोजीशन वाला लड़का है, मिल गया इसी से। कह उस बहन ने बताया था कि मेरा पति ना मुझे परेशान नहीं करता, मतलब मेरे पे कभी उसने हाथ नहीं उठाया, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज़ वेरी जेंटलमैन। बस वो पता है क्या करता है, जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना, वो मेरे साथ बैठा होता है, तो मेरे खाने में थूक देता है वो, क्योंकि वो मुझे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो चावल तुम खा रही हो ये कहाँ से आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। तो थूक देता है मेरे खाने में ताकि मुझे वैल्यू पता हो। हाँ, तो बड़ी पोजीशन जो है वो इंसान को कभी कभी अहंकारी बना देती है। सम्मान कैसे किया जाता है अपने पार्टनर का, ये इंसान भूल जाता है, इंसान से जानवर बन जाता है एक्चुअली के अंदर, है ना। तो जो जब आप खुद ही इन्हीं चीज़ों को बेस बना करके अपनी बेटी की शादी करोगे, सिर्फ पैसा, सिर्फ पोजीशन यही दिमाग में घूमता रहेगा, तो वहाँ से भी आपको रिश्ते ऐसे ही मिलेंगे, पैसा और ये। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दान दहेज का अरेंजमेंट लड़की के माता पिता को करना होता है, जो ज़िंदगी भर उसकी जो टेंशन उनको रहती है ना, ये जो समस्या पैदा हो गई है मार्केट के अंदर, इसका सोल्यूशन क्या है और ये समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई है। भाई अभी तक तो हमने देखा कि भी क्यों होता है, क्या होता है। देखो दोस्तों, दहेज देना है और लड़की के लिए इकट्ठा करना है, अपने पास हो या ना हो, अपने पास जमीन जायदाद नहीं है फिर भी लड़की के लिए अलग से दहेज इकट्ठा करना है।
जबकि लॉजिकली तो वो वाइबल है ही नहीं ना। एक्चुअली तो दहेज क्या होता था, लड़की का पिता की माता की जायदाद में से हिस्सा होता था। अगर माता पिता के पास जायदाद ही नहीं है तो हिस्सा की क्या कहां से बात आ गई। लेकिन फिर भी माता पिता को दहेज की टेंशन होती कि लड़की है तो दहेज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे लोन उठा करके लड़की को दहेज देंगे, जो कि एक्चुअल लॉजिक से विपरीत चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो विवाह करना है और विवाह कराना है, इस चीज की इतनी ज्यादा हाइप है भारतीय समाज के अंदर कि विवाह कराना ही होता है। विवाह नहीं किया तो पता नहीं कौन सी मौत आ जाएगी, है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाय विवाह नहीं कराया, विवाह नहीं कराया, या विवाह हुआ नहीं, दहेज इकट्ठा नहीं हुआ। इसका एक इतना बड़ा स्ट्रेस, इतना ज्यादा बड़ा बना लिया है हम लोगों ने। तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर आप देखो, जिस भी चीज की हाइप होती है ना, हाइप, उसके ना रेट हमेशा बढ़े हुए होते हैं, उसके रेट बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखें किसी किसी स्थान की जो जमीन होती है उसका रेट एक दूसरे स्थान की जमीन से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाइप होती है, हाइप। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कौन सा बिल्डर सोसाइटी बना रहा है उसके अकॉर्डिंगली रेट होता है, बिल्डर के नाम से। क्यों? क्योंकि इस बिल्डर का नाम बहुत चल रहा है, ब्रांडिंग बोलते हैं जिस चीज को। तो शादी करानी होती है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारा कल्चर है, शादी तो करनी होती है। इसकी इतनी ज्यादा ब्रांडिंग हो रखी है, इतनी ज्यादा ब्रांडिंग हो रखी है, जिसकी वजह से हाइप बहुत ज्यादा क्रिएटेड है, जिसकी वजह से माता पिता के पास कुछ ना भी हो तो भी दहेज की टेंशन बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों देखिए, दहेज देना एक प्रकार से आज के समय में अपनी बिटिया को एक प्रकार से बर्बाद करने वाली बात ही है, क्योंकि आप सामने वाले के मुंह को लालच लगा रहे हो कि कुछ भी है, हाँ हम दहेज देंगे। तुम जो स्कैम चला रहे हो स्कैम का हम हिस्सा है ना। तो बहुत सारे परिवारों में तो ये भी होता है, वो सोचते हैं कि बेटी का दहेज देंगे तो बेटे का दहेज आएगा, है ना, जिसके चक्कर में अपनी सगी बेटी से ही अपने घर के अंदर ही पूरी जिंदगी भर फर्क करते रहते हैं कि तेरे लिए तो हमारे को जो जायदाद है वो लुटानी पड़ेगी, तो ले जाएगी और बेटा तो लेकर के आएगा। तो इस प्रकार ये जो मानसिकता है, इससे आप खुद भी ग्रसित हैं, अपना घर भी आपने बर्बाद कर रखा है। इसी वजह से आप लड़कियों के साथ फर्क भी कर रहे हैं, इसी की वजह से आगे जाकर के नए परिवार के अंदर भी वो दुख झेलेंगी। ठीक है, तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने घर के अंदर सुख रहे, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा है, लड़की लड़का मत देखो, है तो आपका बच्चा, अगर आप चाहते हो कि आप अगर दहेज भी इसलिए देना चाहते हो कि आपकी लड़की सुखी रहे, तो शादी करने की टेंशन लेने से ज्यादा हमारे को ये जरूरत है कि हम ये टेंशन लें कि हमारी जो बेटी है हम उसको समर्थ कैसे बनाएंगे। उसके दहेज के लिए पैसा जोड़ने की टेंशन लेने के बजाय आपको उसकी एजुकेशन आप अच्छी कैसे कराओगे, उसके लिए पैसा जोड़ने की जरूरत है। बच्चे का एजुकेशन अच्छी करवाओ, उसको प्रोफेशनल कोर्सेज कराओ। अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो बच्ची को कोई काम सिखाओ, काम धंधा सिखाओ। भाई जैसे कई घर के होते हैं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते, ये सब व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आप ऐसा स्किल सिखाओ, टेलरिंग सिखाओ या कुकिंग का इस प्रकार का कुछ स्किल सिखाओ, कुछ ऐसा सिखाओ कि वो कुछ अपनी कोई वो नौकरी कर पाए या कुछ काम धंधा कर पाए वो अपनी जिंदगी के अंदर। ऐसा अच्छा, लोग इस चीज से एक और, क्योंकि सब चीजें दहेज से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दहेज के लोभियों को दहेज इकट्ठा करना होता है, इसी की वजह से एक और नैरेटिव मार्केट के अंदर चलाया जाता है, समाज के अंदर। ये समाज क्या मार्केट है, ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है ना, मार्केट ही चल रही है, सौदे ही हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि है ना। तो एक और जो नैरेटिव चलाया जाता है वो ये है, बेटी की कमाई और बेटी की कमाई तुम खाते हो, ये वाला नैरेटिव चलाते हैं। तो मतलब कि अगर आप अपनी कोई आपकी बिटिया है और आप उसको सक्षम बनाने के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको इस लायक बना रहे हो कि वो कमा करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कल को आपको भी सपोर्ट कर सके, आपकी संतान है, संतान देखो, बेटी बेटा नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको इमोशनली लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये क्या होता है कि अपने घर के अंदर तो कुछ अच्छा होता नहीं है, तो दूसरे के घर में भी अच्छा नहीं होना, तो दूसरे बातें बोलेंगे, समाज ये बोलेगा वो बोलेगा। देखिए समाज क्या है, आज से 500 साल पहले के अंदर अटका हुआ है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप उन्हीं की सुनते रहोगे या आप ये देखोगे कि आपके अपने घर में किस चीज से खुशी आती है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये लगता है कि जिस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की जरूरत है वो ये शादी का मेंटल ब्लॉक है। शादी करनी है, हाँ कीजिए, आपकी बेटी को शादी करनी है, ठीक है, आप करवाइए उनकी शादी के साथ, बेटे को शादी करनी है करवाइए, लेकिन इसको हवा मत बनाओ, हाइप मत बनाओ कि वो होगा
तभी जीवन होगा, वरना जीवन हो ही नहीं सकता। शादी नहीं होगी तो किसी पर्पस से इंसान कनेक्ट हो सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। केवल मुझे बच्चे पैदा करने और बच्चे पैदा करके उनके आगे बच्चे पैदा करवाने, इससे बाहर सोच पाएगा इंसान। तो हम यहाँ पे विरोध में नहीं है, हम तो खुद शादीशुदा हैं, हमारा खुद 8 साल का बच्चा है अभी, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे आप कराओ नहीं, लेकिन इसको इतना हाइप मत बनाओ, इतना बड़ा उसको पहाड़ मत बनाओ, उसको ऐसा शादी को इतना बड़ा राक्षस मत बनाओ कि वो आपको ही जिंदा निगल जाए, आपको ही खोलते हुए तेल के अंदर तल करके खाए ये राक्षस। इतना बड़ा मत बनाओ शादी को, ठीक है। फोकस शादी कराने की बजाय फोकस रखना चाहिए सक्षम बनाने पे, चाहे आपका पुत्र हो या पुत्री हो। पुत्री को तो सक्षम बनाने के लिए ज्यादा चिंता होनी चाहिए। कल को शादी करके नए घर के अंदर जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसकी नहीं बन पा रही है, या वहां पे उसके साथ कुछ अत्याचार होता है, ये होता है, तो उसका आपका मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि उन्होंने नहीं संभाला तो आप संभालोगे। वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, खुद कुछ नौकरी कर पाएगी, खुद कुछ काम धंधा कर पाएगी। और कई हमने देखे हैं परिवार वाले क्या करते हैं, बेटियों को ना पूरा जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा। उसको डिपेंडेंट मत बनाओ, एक बार करो, उसको सेट करो, कुछ काम धंधा सेट करके दो उसको, अगर आपको ऐसा जो है कुछ करना भी। तो हमें तो ओवरऑल क्रक्स ये है कि दान दहेज इकट्ठा करने की जगह डिपेंडेंट बनाए रखने की ये जो सोच होती है कि पहले हम पे डिपेंडेंट रहे, बाद में घर वो मिले जिसमें लड़की पति पे डिपेंडेंट हो पाए। आप इससे बाहर निकलो कि डिपेंडेंट ही रहना है, कि लड़की है तो वो डिपेंडेंट ही रहेगी। उनको हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आगे जाकर के वो कहीं पर अगर रिश्ता जोड़े तो वहां पे वो बदतमीज रहें। कई बार क्या होता है, इसके अंदर एक्सट्रीम भी चले जाते हैं, फिर कुछ परिवार वाले ना हर चीज के अंदर एक्सट्रीम हो जाता है, फिर वो लड़कियां जाकर के जो है घर नहीं बसाती हैं अपना, है ना, पहले से बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। कड़वा नहीं बनाना, अच्छे संस्कार ही देने हर किसी को, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। रिश्ता निभाना कैसे है, उसके लिए उनको इमोशनली प्रिपेयर कीजिए आप, है ना। अच्छा, एक हिंदुस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जो इमोशनल हेल्थ है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। इमोशनल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो रेडी नहीं होते शादी करने के लिए, लेकिन घर वालों को ये होता है कि उम्र हो गई है तो शादी करना ही करना है। वो इमोशनली प्रिपेयर्ड है नहीं है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इमोशनल हेल्थ क्या है, लड़की डिप्रेशन के अंदर गई हुई है, उठा करके शादी कर दो, उसकी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। अरे भाई, उसकी आप शादी करोगे, उसको एक नए घर के अंदर भेजोगे, शादी करने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ती हैं या घटती हैं इंसान की। इंसान जो पहले इमोशनली वीक है वो नए घर के अंदर जाकर के वो सुपरमैन थोड़ी बन जाएगा। वो तो नई जो जिम्मेवारियां उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, और ज्यादा डिप्रेशन के अंदर जाएगा, और ज्यादा एंजाइटी होगी। तो ये तो आप फाहे लगा रहे हो अपनी लड़की को, है ना। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है समाज की, दहेज से भी जो बड़ी समस्या है, इनफैक्ट दहेज भी यहां से जन्म लेता है, वो ये सोच है कि एक औरत को हमेशा डिपेंडेंट होना होता है या डिपेंडेंट ही रहना होता है। हम जानते हैं, ये वीडियो बहुत सारी बहनें देखेंगी, वो बोलेंगे भाई नहीं, औरत को आदमी चाहिए ही होता है, डिपेंड। बहुत सारी बहनों की ऐसी सोच होगी। वो इसलिए है क्योंकि बचपन से आपको प्रोग्राम इसी तरीके से किया गया है। आपकी प्रोग्रामिंग है ये कि आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। हम समझते हैं कि फिजिकली एक महिला एक पुरुष जितनी ताकतवर नहीं होती है, लेकिन अपने आप को कैसे मैनेज करना है सारी परिस्थिति के अंदर, इस चीज के अंदर ट्रेन करने के बजाय, भाई कैसी भी परिस्थिति आ सकती है ना। कभी कभी पुरुष भी होते हैं, हर जरूरी थोड़ी हर किसी के डोले हो। अब हमारे डोले नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं बाहर, है ना। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत तगड़े होते हैं, है ना, हमसे डबल हाइट के भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम पुरुष हैं तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, और महिला है तो महिला को कह देंगे। पर कहने का मतलब यह हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, किसी महिला को पहुंचा सकते हैं, हमारे को भी पहुंचा सकते हैं। तो जब एक पुरुष सीख सकता है, एक पुरुष जो दूसरे पुरुष से कमजोर है वो सीख सकता है अपने आप को मैनेज करना, तो महिला भी सीख सकती है। बात है इस सोच की कि आप इंडिपेंडेंट बन के रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को, या आप खुद एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित हैं कि औरतें आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, तो आगे आपकी बेटी भी किसी कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए। आप इस चीज के साथ स्टैंड करते हैं, तो इस सोच को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोच खत्म हो जाएगी तो दहेज की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। आज के समय के अंदर दोस्तों देखिए, अच्छा आप ये भी देखेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ये भी बात करते हैं कि दहेज की जो प्रथा है उससे ना ननंद भाभी इशू भी बहुत ज्यादा रहता है।
जो एक बेटी है वो, अभी तक तो हमने केवल ये कहा कि बेटियां कैसे परेशान होती हैं जब जाती, लेकिन एक बेटी एक नए परिवार के अंदर चली गई, लेकिन वो बार बार अपने माता पिता के परिवार के दहेज लेकर के जो जा चुकी है, अपना हिस्सा लेकर के जा चुकी है, लेकिन वो अपने माता पिता के, अपने भाई के परिवार के अंदर इंटरफेयर करती हैं। बहुत सारी लेडी, बहुत ज्यादा आदत होती है, अपना होल्ड बना करके रखती हैं। होल्ड क्यों बना करके रखती हैं? क्योंकि दहेज के सिस्टम में यही होता है कि एक चंक शादी के टाइम पे ले जाओ, बाकी पूरा जिंदगी भर तुम यहां से लेते हो, पूरा जिंदगी भर यहां से लेते रहो। तो एक अनकहा करार सा होता है कि जो ननंद है वो वहां से लेती रहेगी, वहां से लेती रहेगी, वहां से लेती रहेगी। तो इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो ये क्या होता है कि अन कहे खींचने वाला काम हो जाता है, खींच लूं ज्यादा से ज्यादा, खींच लूं ज्यादा से ज्यादा। तो खींचने के काम को बंद करके, मतलब हमारा कहने का भाव ये है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो दहेज है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, इसका प्रॉपर जो लॉजिक है वो जा चुका है, इसका प्रॉपर लॉजिक लोग समझते नहीं है। और दहेज की प्रथा से जुड़ी हुई बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। जैसे हमने ये बोला कि जो बहन होती है जिंदगी भर भाइयों को उसका करना होता है, ये पूरा जिंदगी भर कर पाने की और ये जिम्मेदारियों की ये जो प्रथा, इसकी गहराई को समझने की जो एक मैच्योरिटी चाहिए, वो मैच्योरिटी आजकल लोगों के अंदर नहीं रही है। हर कोई खोखला हो चुका है, हर कोई डिस्टर्ब चल रहा है, किसी के बस की नहीं है किसी दूसरे के लिए कुछ करना। इसकी वजह से, क्योंकि दहेज एक्चुअली में बहुत ज्यादा कमिटमेंट डिमांड करता है सारे परिवारों को, कि सारे परिवार अपने अपना कंट्रीब्यूशन दें। मेन ये कि लड़की के परिवार वाले जुड़े रहें और लड़के के परिवार वाले उस हिसाब से सम्मान देते रहें, बहुत ज्यादा, क्योंकि लेन देन बहुत ज्यादा, इसके अंदर इमोशंस जुड़े होते हैं सब लोगों के, और वो इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। और आज वो समय भी नहीं है कि बेटी अगर गई तो पता नहीं 20 साल बाद दिखेगी, 15 साल बाद दिखेगी। बेटी हर दूसरे दिन अपने मां के घर आ सकती है अगर वो चाहे तो, क्योंकि अब ये गैप नहीं रहा है। तो इस वजह से जिस समय बेटी की शादी हो रही है उसी समय आपको बेटी का हिस्सा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो ये पूरा जो वीडियो है, इसका जो क्रक्स है वो ये है कि जब आपने अपने बच्चों के लिए करना है तो सभी बच्चों को सक्षम बनाओ, उनकी शादियों की टेंशन मत लो, उनको सक्षम बनाओ ना, अपने आप कमाने दमाने लायक बनाओ, अपने आप शादी कर लेंगे, ठीक है? आप फ्री रखो। और दूसरा वो ये है कि दहेज देना बंद करो और सभी बच्चों के साथ बचपन से ही एक्सपेक्टेशन रखो कि सभी बच्चों का सब कुछ बराबर है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक सारे बच्चे माता पिता की वेल्थ को उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी वेल्थ को एंजॉय करेंगे। माता पिता के जाने के बाद सभी बच्चों के अंदर जो वेल्थ है वो बराबर बटेगी। तो अगर एक ननंद है उसको क्लैरिटी रहेगी, मेरे को उनके घर के अंदर इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो हिस्सा है वो कंफर्म्ड है। मम्मी पापा जाएंगे, 4 हम भाई बहन है, चौथा हिस्सा मेरा, सीधी सी बात है भाई। तो ये मुखौटे पहन करके नहीं रहना पड़ेगा लोगों को कि सामने से वो दिखा रही हूं कि नहीं मुझे भाइयों से कुछ नहीं चाहिए, भाइयों का हिस्सा, और पूरा जिंदगी भर ये है कि कैसे मैं खींचती रहूं। ये नहीं करना पड़ेगा किसी को भी, है ना? और दहेज की कोई बात ही नहीं है। आप सामने से, आपको लगता है कि मैं दहेज नहीं दूंगा, मेरी बेटी की शादी ना हो शादी, कोई बात नहीं, बेटी को सक्षम बनाओ, ठीक है? अपने जीवन के अंदर अपने डिसीजंस लेने लायक बनाओ, समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करे, देश के लिए कुछ करे, दुनिया के लिए कुछ करके जाए, इस लायक बनाओ, है ना? महान बनाने के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करो, अच्छे संस्कार दो। शादी जीवन नहीं होता है, शादी जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शादी करनी होगी, होनी होगी जब आपके बच्चे की मेंटली वो स्टेबल होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जब वो रेडी होंगे वो शादी कर लेंगे। सक्षम होंगे तो जिंदगी भर आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। तो दहेज और शादी से बाहर निकल करके अपने बच्चों को लायक कैसे बनाना है हर रीति, इसके ऊपर आज के समय में लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। दहेज एक पुरानी व्यवस्था थी जो कि आज का जो सिस्टम है उसके अंदर फिट नहीं होती है। तो दहेज को डिलीट करो और जो बेटियां हैं उनका बराबर का हिस्सा रखो। अगर ऐसा करने से, जो हमने केसेस के अंदर देखा है, हमारे को ऐसा लगता है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे रिश्तों की जो आपस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साफ सुथरा हिसाब किताब रखो, साफ सुथरे हिसाब के साथ कोई टेंशन नहीं होती है। कौन डिजर्व करता है नहीं करता है, भैया आपके घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, उसका जो हिस्सा बनता है आपके बाद उसको मिल जाएगा, सीधी सी बात है।
है ना, एक दूसरे का हिस्सा कब्जा करना है, दिमाग लगाना है, लोग इसी में ही लगे रहते हैं। तो खुद जो वो कमा सकते हैं, खुद जो वो बन सकते हैं, उस तरफ सोच नहीं जाती है लोगों की, बस छीना झपटी, इसी के ऊपर लोगों की सोच चलती रहती है और इसी से भिखारीपन के जो संस्कार हैं और ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप उसको भिखारी बना करके रखना चाहते हैं यहां से, या आप उनको समर्थ बनाना चाहते हैं? समर्थ तभी बनाएंगे जब आप समर्थ बनाने के बारे में सोचेंगे, इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचेंगे। क्या मिल जाए, यहां से उसे मिल जाए, वहां से उसे मिल जाए, यही सोच रहती है, तो सब कुछ खा करके लोग खत्म कर देते हैं और हमेशा भिखारी रहते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाते, हमेशा दुख झेलते रहते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, दहेज वाले टॉपिक के ऊपर। हम आशा करते हैं जो जानकारी हमने इसके अंदर साझा करी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।